जय हिंद एवरीवन। और आप सबका स्वागत है शौर्य और विवेक चैनल पे। आज हमारे साथ लक्षित सेन है, who cleared the NDA examination and got recommended for NDA 147 course from 2 AFSB Mysore। AFSB Mysore से वो recommend हुए हैं। उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे। लक्षित सेन has been a wonderful student, बहुत मेहनती स्टूडेंट है। जिस बैकग्राउंड से उसने मेहनत करी है यहाँ तक आने में, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। So first of all, Lakshit, congratulations and welcome to the platform। थैंक यू सर फॉर दैट। ठीक है, थोड़ा तेज बोल लो। ओके सर, थैंक यू सर फॉर कांग्रेचुलेटिंग एंड ब्रिंगिंग मी हियर। ठीक है, तो लक्षित तुम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन इन सबको बताओ, ठीक है, कि किस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट हुआ। व्हाट मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी, द एनडीए, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी इन द कंट्री। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फौज के लिए? सर एक्चुअली फौज का क्रेज तो स्टार्टिंग से ही था। लाइक आई वाज इन प्रोबेबली इन क्लास 5th or 6th, तब से एक आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का जाने का मन था। बिकॉज उस टाइम से यूनिफॉर्म देखने लगे थे तो पता नहीं उस टाइम से क्रेज था। फिर 9th में एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे जो एनसीसी से थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एनडीए जैसा कुछ एग्जाम होता है, वो 12th में लगता है। एंड उसके बाद में तीनों स्ट्रीम्स की, मतलब जो तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की विंग्स होती है, उसके ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में होती है। और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। तो मैंने 10 से इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसका 12th में, जैसे 12th अपेयरिंग में पेपर, जब आप अपेयरिंग होते हो तो आप अपेयर कर सकते हो, तो मैंने 12th में इसके बारे में प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था। और मेरी स्कूलिंग केवी नंबर 2 अजमेर से हुई है। बेसिकली मैं कुचामन से बिलोंग करता हूँ। एंड एनडीए मैंने सर 2 बार क्रैक करा है। एक बार 2019 में, उसके टाइम भी मेरा जो एसएसबी था वो मैसूर में आया था, और वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। फिर अभी 2021 में भी एनडीए क्लियर हुआ था। 2020 में मैंने एनडीए दिया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली 10 नंबर की वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया था, और दिस टाइम आई गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब जैसे तुमने अपनी बताया कि एनडीए के लिए अराउंड 5th एंड 7th स्टैंडर्ड यू गॉट मोटिवेटेड, देन यू गॉट सम गाइडेंस। एनडीए के एग्जामिनेशन में जब तुमने 2 बार एग्जाम निकाला हुआ है, तो लोग, बच्चे क्या सही करते हैं उस पर तो हम तुमसे सीखेंगे। सबसे ज्यादा गलती और सबसे बड़ा मिथ सराउंडिंग दी एनडीए एग्जाम क्या है एज पर यू? सर मिथ तो सबसे बड़ा ये है कि मतलब देख, तो क्योंकि कंडक्ट यूपीएससी कराता है ना, तो सबको लगता है कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो बहुत ही ज्यादा टफ है। बट टफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आसान है, बट इतना टफ भी नहीं है। अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी से चले तो निकल सकता है। जैसे कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज जीएटी। तो मैथमेटिक्स मेन टफ रहता है, एंड टफ बिकॉज उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे टफ रहता है। बिकॉज जो उसके क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत जेई एडवांस लेवल के नहीं आते, एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर और जेई से थोड़ा नीचे। बट उसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल रहता है, मैथ्स के पेपर में स्पेसिफिकली बात करूँ तो। और अगर ओवरऑल देखें तो सब्जेक्ट्स का रहता है, बिकॉज एनडीए में एक तो मैथ्स आता है, जीएटी में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। तो सब्जेक्ट मैनेज करना जीएटी के पेपर में, और मैथ्स में टाइमिंग, ये 2 चीजें टफ, मतलब चैलेंजिंग रहती है। तो ठीक है। अगर हम स्ट्रैटेजी से चले, तो अगर कोई भी कैंडिडेट प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चले तो पेपर निकल सकता है। ऐसा बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है तो जितना जैसे, हवा उड़ता है। ठीक है, तो जैसे एनडीए के अंदर मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने लगभग किसी को अटेम्प्ट करने चाहिए टू हैव अ गुड स्कोर इन मैथ्स टू क्वालिफाई फॉर एनडीए? सर जैसे मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं, एंड एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। और जो ओवरऑल जो टाइम रहता है पेपर को करने का, वो 2.5 आवर्स मिलता है। तो अगर हम यूपीएससी की नोटिफिकेशन में देखें तो उसमें रहता है कि 25 से 30% कट ऑफ जाती है। तो देखा जाए 300 मार्क्स की पेपर होता है, तो उसमें 90% कट ऑफ रहती है अगर 30% कंसिडर करें तो ज्यादा टफ नहीं रहता। अगर हम देखें ना, तो उसको ज्यादा करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 120 में से 100 क्वेश्चन करोगे तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आप 120 में से अगर आप 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही कर देते हो, देन यू कैन इजीली क्लियर इट, और आप मेरिट में भी आ सकते हो। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मेन ये है कि आप लिमिटेड क्वेश्चंस लेके चलो। अगर आप, ऑब्वियसली सबको ट्राई करनी चाहिए ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, बट अगर कोई है जिसको बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो वो अगर टारगेट लेके चलता है कि मैं 60 क्वेश्चंस करूंगा लेकिन 60 क्वेश्चन सही करूंगा, तो वो बेटर अप्रोच है। तो इसमें अगर 50 के आसपास, 50 में सेफ जोन मानता हूँ, अगर 50 क्वेश्चंस भी हम करें तो मैथ्स का पोर्शन क्लियरली हो सकता है, मतलब आसानी से क्लियर हो सकता है। और जीएटी में भी वही 30, दोनों पेपर्स की 30-30% इंडिविजुअल कट ऑफ निकलती,
तो सेम जेईटी में भी 180 30% होता है। तो उसमें भी अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करके चले और कौन-कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको पढ़ के चले, तो वो भी हो सकता है। तो रिटन में ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये है सर। अब जैसे कि तुम गैट की बात कर रहे हो, तो गैट के अंदर मैंने ज्यादातर इंडिया के स्टूडेंट्स को देखा है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट मैथमेटिक्स, बट वो गैट को छोड़ देते हैं, गैट को थोड़ा इजी सेते हैं। इज दिस यू हैव आल्सो सीन कि मैथ्स पर तो बहुत फोकस होता है पर जनरल एबिलिटी पर फोकस कम हो जाता है? सर होता है किसी-किसी के साथ, जैसे मेरे साथ उल्टा था, मतलब मैं फ़ोकस तो करता था कि ज गैट मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था। उसमें मतलब तो मैं फ़ोकस तो दोनों पे करता था, बट मेरा जीईटी में थोड़ा स्कोर कम रहा था। तो ये होता है क्योंकि सर मैथ्स में तो क्या है, एक टॉपिक के ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स है। तो उसमें थ्योरी पढ़ के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने पे रह जाते हैं, बट गैट पे फ़ोकस नहीं करते। तो मेन इसमें यही है कि आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा कि आपको मैथ्स में कितने क्वेश्चन्स करने हैं। बिकॉज़ मैथ्स में 120 में से 100 क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं जो कर पाते हैं। तो आपको मैथ्स में एक लेके चलना है कि मैं इतना टारगेट मैथ्स में लेके चलूँगा, फिर इतना मैं फ़ोकस जीएटी पे करूँगा। बिकॉज़ दोनों को निकालना कंपल्सरी है। कई बार होता है कि बच्चे जीएटी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जीएटी कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं निकलता। मैथ्स निकलता है, जीएटी नहीं निकलता। तो वो प्रॉब्लम होती है सर। अब जैसे तुमने जीएटी की बात करी, तो जीएटी के कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने लगभग बेर मिनिमम तो तुम्हें करने ही चाहिए? सर जीएटी के 150 क्वेश्चन्स आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन्स तो इंग्लिश के रहते हैं। करेक्ट। 100 क्वेश्चन्स, और उसमें 100 क्वेश्चंस में से जीएटी में जैसे जो सारे सब्जेक्ट साइंस और जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, उसका कंबाइन 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे 50 इंग्लिश के हो गए, और 100 क्वेश्चंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सब का एक मिक्सर रहता है। इसमें जो इन एक-एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो वेरी करते रहते हैं। वो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब वो तो फिक्स नहीं है? हाँ, वो फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करेगा, कई बार फिज़िक्स के 15 क्वेश्चन आ गए या 25 क्वेश्चन आ गए, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएँगे। तो और इसमें जो वैसे भी सर 130 मतलब 30% कट ऑफ जाती है जो नोटिफ़िकेशन में है। तो इसमें भी अगर आप, मैं तो 30% अगर 50 क्वेश्चन जैसे 150 है, तो 60-70 क्वेश्चन भी सही करके जाओ, तो मतलब बेयर मिनिमम 50-60 तो होने ही चाहिए। तो यानी कि जैसे तुमने मैथ्स में बताया अराउंड 50 से 60 सवाल 120 में से, और गैट के पेपर में 60 क्वेश्चंस 150 में से। हाँ, मतलब 60-70 60 अप्रॉक्स 70 आइडिया। अप्रोक्स। तो हाँ, इसके अंदर जैसे सेफ कि ज़ोन में रहने के लिए। जैसे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि जो 50 प्लस 100 क्वेश्चंस है, जैसे इंग्लिश के 50, पूरे गैट के अंदर एक बेसिक कट ऑफ है कि इंग्लिश की भी कट ऑफ रहेगी? नो सर, जैसे एक मैथमेटिक्स की तो अलग है, और जीएटी में भी पूरे जीएटी की एक कट ऑफ रहेगी। इंग्लिश की या सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूरे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे तो पता था, बट आप में से काफी सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछते कि इंग्लिश की कोई अलग से कट ऑफ है, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड लक्षित टू क्लियर दिस क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? वही सर कि सर मतलब इंग्लिश की कट ऑफ अलग नहीं जाती। एक कट ऑफ मैथ्स की निकलती है, एक कट ऑफ जीएटी की निकलती है, और इन दोनों की एक कंबाइंड कट ऑफ होती है। वो क्लियर करनी पड़ती है, देन यू विल गेट द कॉल फॉर एसएसबी। ठीक है। अब जैसे कि तुमने 2019 में भी क्लियर करा, 2020 आगे भी इंडिया का एग्जाम क्लियर करा, तो जो तुम लास्ट 5 इयर्स में देखो, अगर अब 2022 है, तो अगर 17-18 के बाद का इंडिया देखे, द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स एंड लेवल ऑफ गैट, जिसमें इंग्लिश और जीएस है, ये दोनों के लेवल 2017-18 से, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो देखा होगा, द लेवल ऑफ मैथ्स हैज गॉन अप, कि वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, या जनरल स्टडीज के अंदर अब सवाल ज्यादातर मुश्किल आने लगे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अब ये भी बोलते हैं कि जो जनरल स्टडीज के सवाल एनडीए में लास्ट 1 और 2 इयर्स में आए, ये थोड़े बहुत सीडीएस से काफी मिलने लगे हैं। तो इस पर बताओ। हाँ सर, ये चीज़ तो मैं एग्री करूँगा कि जीएटी का लेवल धीरे-धीरे यूपीएससी बढ़ा रही है। बिकॉज़ ठीक। जैसा आजकल की है कि इंटरनेट सब जगह है, तो यूपीएससी को पता है कि बच्चों के पास पढ़ने के सोर्सेज़ बहुत हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वज़ह से जीएटी का लेवल बढ़ रहा है। इन सब मैथ्स में जो मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंग, तो सर मैथ्स का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे कभी यूपीएससी लेवल बढ़ा भी देती है, घटा भी देती है। जैसे 19 का दिया था, 19 का मुझे एवरेज लगा, 20 का भी एवरेज लगा। और जो 2021 का फर्स्ट पेपर जो मैंने दिया था, वो मुझे मैथ्स का ईज़ी लगा था। और हम्म। बट इस बार 2021 में जो मैंने दिया था, उसमें जीएटी टफ था। तो जीएटी तो टफ बढ़ा ही रही है, एंड वो सर वो यूपीएससी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने 21 का सेकंड पेपर था, वो मैंने दिया नहीं है, बट उसके बारे में मैंने सुना है कि उसका मैथ्स का लेवल टफ था और जीएटी का ईज़ी था। तो हम्म। लेवल के रिगार्डिंग वो यूपीएससी पे डिपेंड करता है, कुछ फिक्स नहीं है।
ठीक है। अब एक सवाल, अगर किसी की मैथ्स खराब है, ठीक है, उसकी मैथ्स खराब है, ही वांट्स टू जॉइन एनडीए, वो तो उसको क्या करना चाहिए? मैथ्स में कौन से टॉपिक्स पर उसको फोकस करना चाहिए? बिकॉज सब हर कोई तो मैथ्स में अच्छा होगा नहीं। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या फिर बीए का स्टूडेंट है, उसे एक तो 11th 12th की मैथ्स करनी पड़ेगी, तो ये मैथ्स में से वो कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करे जो रिलेटिवली हाई स्कोरिंग है? सर मैथ्स में अगर हम पास्ट ईयर्स पेपर्स एनालाइज करें तो सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, एंड ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा वेटेज के हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसके पूरा ट्रिग्नोमेट्री अगर हम कवर करें, इनवर्स जिसमें इनवर्स डिग्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल सब कवर करें, तो इसके 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर जैसे स्टूडेंट बहुत ही वीक है तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए ये तो करने ही चाहिए। बट ऑनेस्टली सर ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। जैसे मैंने जो मेरा फर्स्ट पेपर था उस टाइम मेरे को हालाँकि पता तो था एनडीए होता क्या है, बट उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस के। तो जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़े भी थे। तो छोटे-छोटे जो चैप्टर्स होते हैं कई बार वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर छोटे-छोटे चैप्टर जिनके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे 5-7 चैप्टर हैं जो आपके लिए ईज़ी हैं, तो आप वो करके चल जाइए। या फिर ये जो बड़े-बड़े चैप्टर हैं जो टफ लगते हैं या फिर ये कर लीजिए। मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है। तो अब तुमने बताया, तुमने पीवाईक्यूज की बात करी और तुमने स्ट्रैटेजी की भी बात करी। तो सबसे पहला सवाल, ये मैं सीडीएस के स्टूडेंट्स को तो बार बार बोलता हूँ, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। मतलब लक्षित में क्या देखता हूँ, जब जैसे कि जब एग्जाम पास आ जाएगा, अभी एनडीए का एग्जाम आने वाला है और इस बार तो एनडीए सीडीएस है, तो स्टूडेंट्स के अंदर मैं ये देखता हूँ कि वो ना बहुत सारे नए एमसीक्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, विच इज गुड। बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को देखते नहीं है, जिससे पैटर्न पता लगता है। तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन करना और पुराने एनडीए के सवाल को देखना, इन दोनों को आप कैसे देखते हो? सर पीवाई की इम्पोर्टेंस है बिकॉज एक जो आप रेफरेंस बुक से करोगे वो बुक ने ऑथर ने अपने हिसाब से बनाई है ताकि लेवल डिपेंड करता है। लेकिन करेक्ट, अगर आप एनडीए का जो पीवाई की उठाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है या इस करेक्ट। टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो उससे आपको उस क्वेश्चन की आदत पड़ जाएगी। और जैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आप अप्रोच सो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्विंग की जो अप्रोच लगाओगे उस अप्रोच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीआई के लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन यूपीएससी का ही अटेम्प्ट करना है। तो एक बार आप अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पेपर के बारे में पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं। तुमने कितने, करीबन कितने एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे? सर मैंने एक्चुअली ऐसे पेपर्स नहीं देखे थे। जो मैंने बुक देख फॉलो करी थी दिशा की, तो मैं सारे चैप्टर्स तो नहीं कवर कर पाया था बिकॉज सारे नहीं हो पाते। तो मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करे थे। ठीक है। अब जैसे तुमने ये बताया पीवाईक्यूज, अब अगली चीज ये है कि जिस पर हम बात करेंगे, स्ट्रैटेजी। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी? और उसके बाद एनडीए के लिए जब तुम मैथ्स पढ़ रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, कौन सी बुक्स को तुमने रेफर करा या कौन से टीचर को तुमने रेफर करा? तो पहले हम स्ट्रैटेजी से चलते हैं। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस इंटायर एग्जामिनेशन? और जब तुम्हारा एनडीए क्रैक नहीं हुआ, उससे भी कुछ सीखने को तुम्हें मिला था? स्ट्रैटेजी अगर मैथमेटिक्स से चले तो मैथ्स में से सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आप वो देखिए। उसमें से पहले आपके वीक पॉइंट कौन से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, उस हम्म, हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। मतलब हम्म, मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा चैप्टर उठा लिया तो उसको समझ में नहीं आता और लेंथी भी है, तो उसके 2 महीने 1 महीना उसी में निकल जाएगा। हम्म, तो स्ट्रैटेजी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप अपना जो वीक पॉइंट है उसको भी करते जाएँ और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी साथ-साथ कवर अप करते जाएँ। हम्म, मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो कांसेप्ट ज़रूरी है बिकॉज़ एज़ आई सेड बिकॉज़ इसमें जो क्वेश्चन्स हैं वो जेईई लेवल के नहीं आते हैं। थोड़े कांसेप्ट बेसिस बेसिस पे भी क्वेश्चन्स आते हैं। तो हम्म, अगर सबसे पहले तो कांसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगर कोई बेसिक बिल्कुल है जो ज़ीरो से उठ रहा है, तो पहले तो एनसीईआरटी एंड फिर मैथ सजेशन इज़ आरएस अग्रवाल जो 11th-12th की बोर्ड वाली होती है, क्लासेस हम्म, वाली। उससे एक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, बेस बन जाएगा। देन यू कैन कम टू एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स जो एनडीए के हैं, जो या हम्म, फिर जो एनडीए की रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन्स हैं। एंड जीएटी में सर जो जीएटी का फ़ायदा ये है कि जो जीएटी पेपर है वो डाइवर्स बहुत है, उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो उसमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स का है, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है या फिर कोई साइंस का है, तो पीसीएम पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है। मतलब मैथ्स का तो अलग हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है। इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए भी, साइंस वालों के लिए भी। तो इंग्लिश तो ऐसा रहेगा कि आर्ट्स वाला और साइंस वाला दोनों कर सकता है। बट अगर कोई आर्ट्स वाला है जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ने में आ रही है, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करके उस पे कर सकता है।
और अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है तो वो पढ़ के, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना भी जरूरी है। बट मेरा कहने का मतलब कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आप जिस बैकग्राउंड से हो, उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के पेपर को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी थी। अब हम विल गो सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स के लिए तुमने कौन सी बुक्स रेफर करी या कौन सा टीचर रेफर करा, किस तरीके से तुमने तैयारी करी सब्जेक्ट वाइज? विल स्टार्ट विद मैथ्स। सर सर मैथ्स में जैसे मैंने पहले तो थ्योरी के लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल फॉलो करे। जैसे एक तो अर्पित चौधरी सर थे, तो हम्म। उनका मुझे ये लगता था कि जो क्वेश्चंस करने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है उनका। हम्म। बिकॉज वो क्वेश्चंस को एनडीए के अप्रोच से कराते हैं। बिकॉज एनडीए में क्या है, एज ऐसा टाइम लिमिटेड मिलता है। करेक्ट तो जो करेक्ट। पेपर होता है वो हर क्वेश्चन को मैथमेटिक्स जो बोर्ड का जो होता है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने का, उससे नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स करेक्ट। क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो करेक्ट। मैं अर्पित चौधरी सर को फॉलो करता था। और थ्योरी के लिए जो एक यूट्यूब पे चैनल है अनअकैडमी जेई, उसके उनके टीचर्स को भी फॉलो करता था। जो समीर चिंचोलीकर सर हैं, उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उनके चैनल को भी फॉलो करता था थ्योरी के लिए। तो ये मैथ्स का था ना। लेट्स कम टू गैट। गैट में सर गैट में मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैं कौन सा पढ़ूं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारा 11th 12th का था ही, तो करेक्ट। एक वो था। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए सर मेरे पास उस टाइम पे कोई फिक्स टीचर नहीं था। जैसे मैं अलग अलग सोर्सेस से पढ़ता था कि अगर कोई टॉपिक मुझे किसी अनअकैडमी यूपीएससी के टीचर का समझ में आ रहा था, मैं उससे पढ़ लेता था। कोई टॉपिक अगर किसी दूसरे सोर्स से समझ में आ रहा था, मैं उससे पढ़ लेता था। तो ये स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में ये अप्रोच यूज करी थी। लास्ट में 2021 में फिर मैंने मतलब लास्ट में अप्रोच तो मतलब ऑनलाइन तो मैं यही पढ़ता था। फिर 2021 में बुक लाया था मनोहर पांडे की, तो उससे भी पढ़ता था मैं। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग सोर्सेस से तुमने अपने जीएस के नोट्स बनाए। यस सर। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की तुम बात कर रहे हो, इसका एनडीए के पेपर में स्टैंडर्ड किस लेवल का है? 6 to 10 तो है कि स्टैंडर्ड 10th तो के ऊपर का है? सर स्टैंडर्ड लाइक ऐसे मतलब कभी देखा नहीं 6 to 10, बट स्टैंडर्ड सर अच्छा है। मतलब जैसे अगर हम यूपीएससी लेवल का तो नहीं, बट अगर थ्योरी पढ़ के जाते हो, अगर थ्योरी और कंसेप्ट ढंग से पढ़ के जाते हो, जैसे ज्योग्राफी में कंसेप्ट को क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम फोकस करें तो वो पढ़ना पड़ता वॉल्केनो, है। और अर्थक्वेक्स, उन सब पर। हाँ वो, और यही बस जैसे यूपीएससी बिटवीन द लाइन्स के जो पॉइंट्स होते हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अब जैसे कि और साइंस का क्या लेवल रहता है पेपर के अंदर? सर साइंस का इजी रहता है। साइंस का लेवल 10th तक 11 रहता है। 12 की बिकॉज साइंस आती है? 11 12 की साइंस से क्वेश्चंस? सर 11th 12th की बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आते हैं। लाइक अगर एक मतलब जो अगर साइंस पीसीएम का है ना, अगर कोई स्टूडेंट, तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। करेक्ट। मतलब बेसिक कंसेप्ट को बस टच करता है वो पेपर। ठीक है, तो अब जैसे तुमने बताया बेसिक कंसेप्ट तुमने अलग अलग सोर्सेज से अपने नोट्स को कंपाइल करके बनाया। यस सर। ठीक है, तो करीबन जब अगर तुम अब किसी को बोलोगे तो एनडीए की तैयारी करने के लिए बेयर मिनिमम टाइम कितना चाहिए होगा एक एवरेज स्टूडेंट को? सर डिपेंड करता है। अगर जैसे कोई स्टूडेंट है जिसके एवरेज मैथ्स के स्टूडेंट है वो। कंसेप्ट, सर तो 6 महीना या 6 से 4 महीना इनफ है। अगर 4 से 6 महीना अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे तो, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी, अगर 6 से 4 महीना सही सोर्सेज से प्रॉपर गाइडेंस अगर सही प्रिपरेशन करे तो इनफ है। ठीक है, तुमने अपना जो डे था वो मतलब ऐसा ही था कि पूरे दिन मैथ्स पढ़ रहे थे कि थोड़े टाइम मैथ्स फिर पीवाई क्यूज और गैट? डे को कैसे डिवाइड करा हुआ था प्रिपरेशन के टाइम पे? सर वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, वो रैंडम था। जैसे मेरे को लगता था कि अभी थोड़ी देर मैथ्स पढ़ लेते तो मैथ्स पढ़ता था। उसके मैथ्स तो मेरा रोज चलता था। उसके अलावा जो जीएटी के सब्जेक्ट्स थे उनमें वो मेरा कुछ फिक्स नहीं था। जैसे मेरे को लगता था कि किसी टॉपिक का सिलेबस ज्यादा छूट रहा है, तो पहले उसको कवर अप कर लेता था, फिर उसको रिवाइज करता रहता था। और मैथ्स तो रोज चलता ही था। तो जीएटी का सब्जेक्ट्स मेरा कुछ फिक्स नहीं था, मैं रैंडमली उठाता था। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने मतलब एनडीए एग्जाम और गैट के बारे में तो हमें सभी कुछ बता दिया। ठीक है, किस किस अलग अलग सोर्सेस से तुमने इसके लिए पढ़ा, मैथ्स के लिए पढ़ा। तुमको ज्यादा टाइम किसकी प्रिपरेशन में लगा, मैथ्स की कि जीएटी? सर मुझे जीएटी ज्यादा टफ लगता था। मतलब मैथ्स में भी मैं कर लेता था। मैथ्स में तो क्या, एक बार कंसेप्ट आ गया समझ में तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं, एक बार में नहीं तो 2 बार में नहीं, तीसरी बार में निकल जाते हैं। जीएटी में ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज जीएटी में बीइंग मतलब इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं तो ये लगता है कि बहुत वास्ट है, वो समझ नहीं आता है कि कहाँ तक पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो जीएटी ज्यादा टफ लगता था मुझे सर। ठीक है, अब जैसे कि ये एक कॉमन चीज है जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है। लोग एनडीए का एग्जाम क्लियर करते हैं एंड देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे ही है।
और फिर वो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट होते हैं, देन दे रियलाइज कि एसएसबी की एक अलग प्रिपरेशन है जिसके लिए काफी आपको 100 लेके इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, जो हमने कोर्सेज में भी पढ़ा। लक्षित, तो आज की डेट में तो अगर किसी को बोलेगा, कोई 10th में बच्चा है या 11th में बच्चा है, और वो बोलता है कि भैया मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, एकेडमिक्स के साथ मुझे और क्या क्या करना चाहिए, कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए? नहीं सर, मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ एसएसबी इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में तो उसको ये बोलूँगा कि तुम अगर 12th 10th में हो, तो 10th में जो भी तुम्हारी स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है, डिबेट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करो, फ्रेंड्स बनाओ। तो बिकॉज़ एसएसबी इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी। और जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहो, तो उससे तुमको एसएसबी के टाइम पे एनालिसिस वाला जो आप हमको कोर्स में सिखाते थे, अगर तुम 10 से स्टार्ट करोगे तो तुमको एसएसबी तक आते-आते एनालिसिस करना आ जाएगा चीज़ों का। करेक्ट। और इंग्लिश पे कमांड रखो, जैसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ज़रूरी है। तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ो या बुक्स पढ़ो और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है। अभी तुमने 2 वर्ड यूज करे, एनालिसिस और इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें एनालिसिस का मतलब तुम एनडी के बच्चों को समझाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, एंड सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो एसएसबी में अगर जाएँ तो एसएसबी में जैसे करंट अफेयर्स का बहुत रहता है बच्चों को कि करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। बट वहाँ पे एसएसबी में करंट अफेयर इंटरव्यू आपसे फैक्ट्स नहीं पूछेगा। करेक्ट। बेसिकली वो ये नहीं पूछेगा कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है। वो आपको ये सजेशन देगा कि यूएस का प्रेसिडेंट ये है, उन्होंने अफगानिस्तान में अभी ये करा है, तो इससे आपका क्या ओपिनियन है? तो वहाँ पे आप तभी अपना ओपिनियन तभी रख पाओगे जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा और आप खुद एनालिसिस उनको कर पाओगे। मतलब अभी जो तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान में हुआ करेक्ट। देन और रशिया जो कुछ भी यूक्रेन हुआ, क्राइसिस जो चल रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि वॉर कब स्टार्ट हुई या इसका प्रेसिडेंट कौन है। पूछ सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस भी, बट वहाँ पे एनालिसिस करने के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे बिकॉज़ वहाँ पे वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। और मैं इंग्लिश तुम्हें कम्युनिकेशन, टोकूंगा लक्षित एक बात के लिए। मुझसे काफी सारे एनडीए के बच्चे आके पूछते हैं, सर ये ओपिनियन तो सर सीडीएस एंट्री में पूछते हैं, एनडीए में तो नहीं पूछते एसएसबी में। अब ये तू बता, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीडीएस में ही पूछेंगे, वो एग्जैक्टली, इंटरव्यूइंग यही मैं भी ऑफिसर के कहता हूँ। मूड के डिपेंड। वो हालाँकि जैसे मेरा ऐसे ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एनडीए के लेवल पे बच्चा जाता है, उसको करंट अफेयर में ज़्यादा पुश नहीं करते हैं बिकॉज़ वो 12th से अभी निकला ही है। और जो करेक्ट। 12th में जैसे ज़्यादातर पीसीएम वाले स्टूडेंट जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा पुश नहीं करते, बट वो अल्टीमेटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के मूड के ऊपर है। अगर उसने करेक्ट। पूछ लिया, तो पूछ भी सकता है। पर अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को हटा के भी देखें, तो जो जीडी होते हैं या फिर जो लेक्चरर होते हैं, उसमें तो आपको टॉपिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वरना आप बोलोगे क्या? अगर कोई टॉपिक है, जैसे मेरे टाइम पे कोविड का आया था, तो अगर कोविड के बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँगा? मेरे लेक्चरेट में सीडब्ल्यूए पे मैंने बोला था। तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्या लेक्चरेट दोगे 3 मिनट का? तो नॉलेज तो ज़रूरी है। ये मुझे मेरे सेकंड एसएसबी फर्स्ट एसएसबी में रियलाइज़ हुआ, जब कुछ भी नहीं आ रहा था। दे 2-3 मिनट ऐसे बस निकाल दिए, बट कुछ सॉलिड नहीं बोल पा रहे थे। तो फर्स्ट एसएसबी में रियलाइज़ हुआ। फिर सेकंड एसएसबी में तो आपके कोर्स फॉलो कर रहे थे, तो आपने सोर्सेज़ सही बताए थे। मेन इम्पोर्टेंस वो रहता है कि आप जो भी पढ़ो, सही सोर्सेज़ से पढ़ो और सही डायरेक्शन में पढ़ो। वो मैटर करता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन। हाँ सर, इंग्लिश तो ज़रूरी है बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली जो पूरा जो एसएसबी का टेस्ट प्रोसेस है, वो पूरा इंग्लिश में है। जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखोगे, उसमें टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, वो आपको इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। वहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकते आप। दूसरा, इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर आर्म्ड फोर्सेस में जो कैंडिडेट्स आते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से आएँगे। कोई हो सकता है तमिलनाडु से भी है, कोई जम्मू कश्मीर से भी है। तो नॉट नेसेसरी कि अगर आप एक तमिलनाडु वाले को हिंदी आती हो, तो कि इंग्लिश ज़रूरी है बिकॉज़ इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। दूसरा जो पूरा टेस्ट होगा वो भी इंग्लिश में है और आर्म्ड फोर्सेस की लैंग्वेज भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश का कमांड होना तो ज़रूरी है। ठीक है। अब जो काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, तुमने देखे भी होंगे एसएसबी में, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, तो तुमको क्या बोलना चाहोगे? हाउ शुड दे वर्क अपॉन दैट? सर इंग्लिश का जो आपने बताया कि कई स्टूडेंट्स की रहती भी है, मैं खुद एक ऐसा हूँ जो मेरा फर्स्ट एसएसबी में गया था, मैं खुद काफ़ी नर्वस था। हालाँकि मैं एक कोचिंग लेके गया था एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, बट वहाँ जाके एसएसबी सच में क्या होती है वो पता चला। तो वहाँ जाके नर्वसनेस हो गई और मतलब नहीं बोल पा रहा था। तो ये है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, तो एक आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्डअप होता है
कि यार मैं 10 जने बोल रहा था, मैं 10 के बीच में घुस के अपना पॉइंट रख सकता हूँ, इंग्लिश अच्छी है तो। और वहीं अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो एक इन्फीरियरिटी ये रहेगी कि यार मैं बोलूँगा कुछ गलत निकल गया या फिर कुछ अलग निकल गया, तो एसेसर्स और जो कैंडिडेट्स हैं वो हँसेंगे। करेक्ट, एक कॉन्फिडेंस एक कॉन्फिडेंस का पॉइंट वो होता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट रख पाओगे। करेक्ट। और दूसरा इंग्लिश इम्प्रूव करने की बात आती है, तो इंग्लिश में सबसे पहले आप रीडिंग करना स्टार्ट करो। बेसिक इंग्लिश ईज़ी लैंग्वेज। जैसे कई कहते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो द हिंदू पढ़ो। बट सर द हिंदू मेरे को नहीं लगता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, द द हिंदू का हिंदू की ऑलरेडी एक बहुत अच्छा लेवल है। द हिंदू पढ़ने की रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। और आजकल तो यार मैं द हिंदू एक्चुअली लक्षित रेफर भी नहीं करता हूँ, बिकॉज इतना बायस्ड ओपिनियन आता है। आई रेफर इंडियन एक्सप्रेस, वो काफी बैलेंस्ड हाँ, ओपिनियन देता है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिलेटिवली अंग्रेजी थोड़ी इजी है लक्षित। हाँ सर, नहीं जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए द हिंदू पढ़ना चालू करो, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। तो भाई द हिंदू मत स्टार्ट करो, स्टार्ट हिंदुस्तान टाइम्स से कर लो। हाँ। बिगिनर के लिए जिसकी इंग्लिश वीक है, उसके लिए हम्म, बेस्ट न्यूज़पेपर है। उसकी काफ़ी इनफैक्ट मैंने भी जब 19 में जब पेपर दिया था, मैंने खुद ने हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट करा था। अभी तो मैं द हिंदू भी पढ़ लेता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी समझ लेता हूँ। हालाँकि मैं रेगुलरली पढ़ता ही नहीं, बट समझ लेता हूँ। बट अगर आप पहले दिन द हिंदू लेके बैठोगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मोरल और डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ब्रेन में आपको समझ में आए। दूसरा उसके लिए और इंग्लिश सुनना भी स्टार्ट करो, बिकॉज़ जो आप अगर पढ़ोगे, बोलोगे, तो आपका कहीं न कहीं जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो भी आप इंग्लिश में करना स्टार्ट करोगे। अगर आप इंग्लिश में सोच पाओगे, तो आप इंग्लिश में बोल भी पाओगे। और सबसे मेन इंग्लिश बोलने के लिए उसको बोलना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना करेक्ट। वो ज़रूरी है। इनहिबिशन उसके निकाल, लिए जब तक आप बोल की गलतियां नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको भले से आप डेली उसकी प्रैक्टिस करो, काँच के सामने करो या फिर कोई न्यूज़पेपर ले लिया, कोई बुक ले ली, उसको ज़ोर-ज़ोर से बोलो ताकि आप खुद के वर्ड्स सुन सको। प्रोनंसिएशन में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बट वो टाइम के साथ ही ठीक होगा। ठीक है, अब मैं एक बार क्लियर कर दूं। इसने जो बोला है कांच के सामने प्रैक्टिस करो, बेसिकली हम क्लास में इसको मिरर टेक्निक बोलते थे। लक्षित वही बता रहे हो हाँ ना? सर। तो मिरर टेक्निक में हाँ क्या सर, होता है मिरर कि हाँ, तो मिरर टेक्निक में आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो। एंड आपको ये काम करना बहुत आसान होगा, लग रहा होगा सुनकर, बट ये आसान बिल्कुल नहीं है। अपने को आसान सामने नहीं है। देखकर बोलना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स होती है। हंसी आएगी, बोल नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये जो चीज है ये आपको कम्युनिकेशन में बहुत इंप्रूव करेगी। लक्षित तुमने खुद करा था ये? हाँ सर, लेक्चरेट प्रिपेयर करे थे मैंने मिरर के सामने। हाँ, तो वाज इट इजी? लेक्चरेट मतलब नहीं सर, स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत हेजिटेशन होती थी कि जब खुद बोलने लगते थे और नहीं बोल पा रहे थे या फिर रिकॉर्ड करता था वीडियो। स्टार्टिंग में तो बहुत हेजिटेशन होती है, बट एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बोल लेते हो। और अगर आप खुद के सामने बोल लोगे तो आप दूसरों के सामने भी बोल पाओगे। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये मिरर टेक्निक की इसने बात करी है। इसके अलावा आप जैसे कि इंग्लिश मूवीज है, तो आप इंग्लिश मूवीज जो ब्रिटिश इंग्लिश मूवीज है उनको सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हो। और जैसे न्यूज चैनल है, जैसे अगर आप कोई न्यूज चैनल देखते हो इंग्लिश में, उसको देखो तो उससे क्या होगा, न्यूज के अंदर जिस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करा जाता है वो बिल्कुल न्यूज के हिसाब से होता है, तो आपको उसका करेक्ट फ्रेमिंग पता लग जाती है। जो यहाँ पे लक्षित आपको बता रहा है कि आपको ये पता लगेगा कि इस वर्ड को कैसे यूज करा जा सकता है। तो दीज आर सर्टेन टिप्स विच यू कैन वर्क अपॉन इंग्लिश। क्योंकि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी तो वो आपको पीपीडीटी में, लेक्चरेट में, ग्रुप डिस्कशन में, इंक्लूडिंग टैट टैट के अंदर आपको जब छोटी स्टोरी को कंसाइज करना होता है, वो वोकैबुलरी पे डिपेंडेंट है। आपको एक अच्छा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिखना है तो उसके अंदर भी अच्छी वोकैबुलरी चाहिए होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्राटेदार अंग्रेजी की डिमांड कर रहा हूँ, बट एक बेसिक इंग्लिश। लक्ष्य, डू यू एग्री विद दिस? यहाँ सर फराटेदार इंग्लिश नहीं चाहिए, वहाँ पे शशि हाँ थरूर नहीं चाहिए उनको इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। और कई बार होता भी है, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो आइए आप जनरली कहते भी है दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मगर आप कहीं पे अगर आप अनकंफर्टेबल रहते हो तो आप हिंदी में बोल के यू कैन कम बैक टू इंग्लिश। इनफैक्ट करेक्ट मुझे भी मेरे इंटरव्यू ऑफिसर ने ऐसे ही बोला था। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो उन्होंने बोला दैट वी विल हैव क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इफ यू फील अनकंफर्टेबल और इफ यू स्टक एनीवेयर यू कैन स्पीक इन हिंदी एंड कम बैक टू इंग्लिश। करेक्ट। अब जैसे जब तुम पहले एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुए, व्हाट वर द लेसन्स यू लर्न फ्रॉम इट? सर लेसन्स तो यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। मतलब उस टाइम रियलाइजेशन नहीं होता है, जब एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट होते हो ना, उस टाइम तो बस गुस्सा आता है, बुरा लगता है और कई बार ये भी लगता है कि यार ये एसएसबी वाले बायस्ड है, सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चों को लेते हैं। करेक्ट उस करेक्ट टाइम पे करेक्ट। लगता है सर, बट जब बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब रियलाइजेशन होता है तब लगता है हाँ, अपन ने यहाँ पे गलती करी थी, यहाँ गलती करी थी।
तो वही है कि सर फर्स्ट एसएसबी में सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ा ओपन अप नहीं होता ग्रुप के साथ में। हम्म, दूसरा उस टाइम तो काफ़ी चीज़ें थी सर, इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं था, ग्रुप के साथ में ओपन अप मैं नहीं हुआ था। मतलब जो कर रहे हैं अलग चल रहे हैं, मैं अलग चल रहा हूँ, ऐसा था। बट बाद में रियलाइज़ेशन हुआ, तो उसको धीरे-धीरे इम्प्रूव करा। ठीक है। अब ये 2019 एसएसबी और जिसमें तुम रेकमेंड हो, इसमें कितने टाइम का डिफरेंस है? सर इसमें अप्रॉक्सिमेटली 1 साल का, बिकॉज़ 19 की एसएसबी मेरी 20 में हुई थी, कोविड से वो डिले हुई थी। तो जो एनडीए का 19 वाला पेपर था, उसकी मेरी एसएसबी हुई थी 20 जुलाई 2020 और इसकी हुई थी मेरी अक्टूबर 2021 में। तो ऑलमोस्ट 1 साल का डिफरेंस था। ठीक है, तो 1 साल का डिफरेंस था। और इस 1 साल में तुमने पर्सनालिटी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, इंट्रोस्पेक्शन, सॉलिड के, जी के, सिक्योरिटी, इस 1 साल पे इनमें इन्वेस्ट करा। हाँ सर। तो आज की डेट में अगर कोई 10th में तुम्हें बच्चा मिलेगा तो तुम बोलोगे कि ये जो टाइम मैंने बाद में इन्वेस्ट करा, ये पहले ही कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, उसको मैं यही बोलूँगा, बिकॉज़ मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, मेरा शुरू से आर्म्ड फोर्सेस की तरफ मन तो था, बट एक्चुअली मेरे फादर बार्बर हैं और मैं टोटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो हम्म, जब 12th में स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम गाइडेंस नहीं थी कि करना क्या है। हम्म, वो तो बाद में 2 बार, एक बार पास हुए, एक बार यूपीएससी में फेल हुए, ठोकर खा-खा के समझ में आया कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम्म, तो अब अगर कोई 10th में आता है, तो उसको मैं ये बोलूँगा कि 11th-12th की मैथमेटिक्स पे अभी से ही फोकस रखो, और हम्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर साइंस का है, तो पीसीएम 11th-12th की पढ़ते हो, दैट्स इनफ। साथ-साथ धीरे-धीरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो जीएस के सब्जेक्ट्स है वो भी लेते रहो। पर हम्म। बेसिकली अपनी जो स्कूल लाइफ है उसको एन्जॉय करो। कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, सब में पार्टिसिपेट करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो। ठीक है। एक चीज मैं ये भी देखता हूँ कि लक्षित, काफी सारे बच्चे जिनके 12th में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, बट उनको एनडी की अवेयरनेस नहीं है, वो एक्स वाई ग्रुप और दूसरी चीजों में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनडी। ये तुमने भी देखा क्या? हाँ सर, होता है, बिकॉज़ क्या होता है, अगर पीसीएम वालों की स्पेसिफिकली बात करूँ, बिकॉज़ मैं खुद पीसीएम से था, तो हाँ, पीसीएम में ज़्यादातर क्रेज़ ये होता है कि अगर पीसीएम का है तो आईआईटी जेईई दो, अगर पीसीबी का है तो नीट की तरफ जाओ। हम्म, तो इसलिए कइयों को पता नहीं होता है कि एनडीए होता क्या है, तो एनडीए इज़ अ गुड चॉइस अगर अदर देन द एक्सवाई। पर एनडीए में ऐसा भी नहीं कि आपको 90% एलिजिबिलिटी है या 95% एलिजिबिलिटी है। करेक्ट करेक्ट, वो अभी इफ यू जो आर आया 12th था पास। उसमें 95% में तो एग्जाम देने को मिल रहा था। हाँ सर, हाँ, और मैं अभी शॉक बीच में हो एक बार गया था। हुआ था। हाँ, सही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी जैसे जिस एसएसबी में तुम रेकमेंड हुए, उस एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड वाज देयर एनी मोमेंट इन द एसएसबी यू वेयर यू फेल्ट दैट दिस टाइम देयर आर गुड चांसेस? सर इस बार तो एक्चुअली एसएसबी में जो आपका कोर्स करके गया था, तो इस बार मैं यही माइंडसेट लेके गया था कि परफॉर्म अच्छे से करना है, रिकमेंड होंगे या नहीं प्रोसेस होंगे बात ओरिएंटेड। की बात है। प्रोसेस ओरिएंटेड सर, आपका जो कोर्स था वो बहुत बेनिफिशियल था, बिकॉज क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी करी है। तो हम्म, ऑफलाइन में तो हमको बस प्रोसेस सिखाता है और कैसे कैसे उसको करना है वो सिखाते हैं। हम्म, बट उस प्रोसेस के जो प्रोसेस हमको दिखता है और उसके पीछे रीजन क्या है, वो करेक्ट। समझने में काफी टाइम लगा था। तो इस बार तो हम्म, मैं गया था, तो प्रिपरेशन अच्छी थी, तो एक वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही था। और दूसरा, इस बार ये नहीं था कि यार स्क्रीन इन होना है या रिकमेंड होना है। डे 1 हम्म, पे जब ये वो नहीं थी, ऑब्सेशन नहीं था कि नहीं यार इस पर स्क्रीन इन होना ही होना है या फिर हम्म, रिकमेंड होके ही जाना है। इस बार हम्म, ये था कि बस आए हैं, जीडी चल रहा है तो जीडी बेस्ट देना अपना। हम्म, पीपीटी चल रहा है, स्टोरी राइटिंग चल रही है तो स्टोरी राइटिंग अपना बेस्ट देना है। और सब हम्म। बस इसी माइंडसेट से चला और होता गया, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सब काम होते गए। तो तुमने मतलब हर, मतलब जैसे कि जब हम क्लास में कहते थे कि टेस्ट करो, मतलब टेस्ट आया टेस्ट करो, फिर अगला टेस्ट आया अगला टेस्ट करो, और ये छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी आपके प्रोसेस की, एंड इवेंचुअली इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट जैसी आपकी मेहनत रही है। इसलिए कभी वो रिकमेंडेशन का हाँ। बोझ लिया नहीं। हाँ सर, इस बार रिकमेंडेशन का बोझ तो नहीं लिया और प्रिपरेशन भी अच्छी थी, बिकॉज़ जैसे सैक में था, तो सैक में पिछली बार में वो सर एक्चुअली हुआ क्या, तो पिछली बार पिछले एसएसबी से मैंने जो कोचिंग ली थी ना, तो मुझे एक वो हो गया था कि यार अपन को मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा। तो मैं और थोड़ा मैंने कैजुअल ले लिया था एसएसबी को और मैं चला गया था। तो साइक में भी मेरा कुछ खास नहीं गया था, एसडी मैं नहीं लिख पाया था। तो इस बार मैंने सारे पॉइंट्स पे फोकस करा। वैट में हाथ दुखने लग गया था, स्पीड चाहिए होती है। तो इस बार वैट के 5-6 पीपीटीज़ प्रैक्टिस करके गया था, तो मेरा हाथ दर्द होना बंद हो गया था। टैट हम्म, में आपने जो प्रैक्टिस कराई थी और आपने जैसे बताया था हमको कि छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाओ, उसमें प्रैक्टिस करो, हम्म, तो हम वो भी करते थे। तो उससे टैट लिखने की इतनी आदत हो गई कि हाथ ज़्यादा दर्द नहीं करता था और स्पीड करेक्ट। इंक्रीज़ हो गई थी। तो जहाँ पे सबको 4 मिनट होते थे, मैं 3 सवा 3 मिनट में स्टोरी खत्म करके बैठ रहा था। और जो एसडी था, वो मैंने बहुत प्रिपेयर करा था घर पे। मतलब एसएसबी से जाने से पहले 1 महीना पहले उसको
एनालाइज करके पहली बार जब लिखा था उसमें 2-2.5 घंटे लग गए मुझे। तो उसको काफ़ी बार उसको एडिट करा, उसको लिखने की प्रैक्टिस करी। तो 15 मिनट का ऐसे ऐसे वो एसडी करीबन 13.5-14 मिनट के आसपास हो गया था। मैं आराम से बैठा था एसडी करके। तो प्रैक्टिस तो अपनी चाहिए। इंटरव्यू में भी आपने बताया था कि सॉलिल के करो, जो आपके पीआई क्यू एनालाइज़ करो और आप पीआई क्यू अपना खुद का पीआई क्यू एनालाइज़ करो और सोचो कि क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं सब सोच के गया था इस बार, मैं पूरा एनालाइज़ करके गया था कि यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकता है। मैं रिपीटर हूँ तो मेरे से ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनेगा कि इस बार एसएसबी में क्या सीख कर आए हो? क्या करेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट कर आए हो? तो करेक्ट। वो सब आपको सोच के जाना है। अपना होमवर्क आपको खुद को करना है कि आपसे क्या-क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है तो आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो वो तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा एंड यस प्रिपरेशन भी ज़रूरी है और सबसे मेन बात जो आपने हमको बताई थी कि प्रोसेस पे फ़ोकस करो और एसएसबी में जाने के बाद भी प्रेशर मत लो कि मुझे रिकमेंड होना है एंड जो एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एसएसबी में जाके किसी को अपने मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। ये चीज़ एब्सोल्युटली। बहुत प्रॉब्लम देती है। बिकॉज़ जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें हुआ क्या था कि मैं गया था तो मेरे कुछ दोस्त बने थे। एक मेरा जो दोस्त मतलब अच्छा दोस्त है अब तो वो मतलब उसके फादर एयर फोर्स से रिटायर्ड थे। तो उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, उसको नॉलेज भी अच्छी थी। तो कहीं न कहीं ऐसे फ़ील आने लग जाती है कि यार ये अपने से अच्छा है, ये इसका हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा? या हम्म। अपन कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? हम्म। ऐसे कैंडिडेट्स और भी थे। जैसे मेरे 83% थे तो एसएसबी में कई आते हैं 95%, 96%। तो उनको देख के इन्फीरियरिटी कई कॉम्प्लेक्स कई बार आ जाता है। हम्म। तो ये चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली बोलना चाहूँगा कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। बिकॉज़ हम्म। कई बार 45% वाले भी रिकमेंड हो जाते हैं, 95% वाले भी रिकमेंड नहीं होते। your comparison is with yourself, how you are improving. यस सर, दिस आपका कंपैरिज़न आपके साथ ही है। बस। तो अब जैसे तुमने एसडी की बात करी, डू यू मतलब एसडी की कितनी इंपॉर्टेंस लगती है तुम्हें एसएसबी के अंदर? सो एसडी की इम्पोर्टेंस तो है बिकॉज़ वहाँ पे आपके ऊपर कोई मतलब कोई पिक्चर या फिर कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रहा आपको जिसके ऊपर ही आपको लिखना है, कोई सिमुलेशन नहीं दे रहे। वहाँ पे आपको फ्री छोड़ रहा है, आप अपने बारे में आप कितना जानते हो। और ये एसडी आई थिंक आईओ के पास भी जाता है, एसडी की एक कॉपी एज़ फार करेक्ट। एज़ आई नो कि एक कॉपी आईओ आईओ के पास भी जाता है। तो आईओ भी वो उनको पढ़ते हैं और उनको आपकी पूरी पर्सनैलिटी को आपके पीआईक्यू से मैच करते हैं। जैसे आपने हमको क्लासेस में बताया था कि अगर आप एसडी में तो लिख रहे हो कि आप बहुत फिट हो, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और पीआईक्यू में आपकी एक भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, करेक्ट। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो एसडी की इंपॉर्टेंस तो है, तो एसडी आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। करेक्ट, एसडी सोच समझ के लिखना पड़ेगा और एसडी पे बहुत एनालाइज भी करना पड़ेगा। अब जैसे एसडी की बात बहुत करी तुमने, हाँ पीआईक्यू की बात करी। अच्छा, बिफोर कमिंग टू दिस, साइकोलॉजी में तुमने कितने वैट कितने एसआरटी करे थे? टैट तो पूरे ही करे होंगे 12, तो वैट टैट तो कितने पूरे करे थे? करे थे। सर वैट इस बार मेरा अच्छा था, मतलब मैंने एज फार एज आई नो मैंने 3 या 4 छोड़े थे। ओके। बीच बीच में और 1 2 3 या 4 ही छोड़े थे। तो 55 तो थे ही, एसआरटी है सर। 55 वैट तो थे ही थे। हाँ करीबन 55 56 तो होंगे ही। ओके। और एसआरटी 40। सर ज़्यादा नहीं हो पाया, एसआरटी 40 के आसपास ही हो पाया, एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं बट वो 40 के आसपास ही हो पाया। अब एसआरटी की बात आती है, एसआरटी के अंदर लक्ष्य, तुमने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, वेबसाइट आती है जो 2 से 3 लाइन में एसआरटी को खत्म करती है। तो तुम उनको याद करके गए थे कि तुमने एसआरटी में वो लिखा जो तुम्हारा जेन्युइन रिस्पॉन्स है और उसकी डिटेलिंग करी थी? नहीं सर, बुक्स रट के तो नहीं गया था बिकॉज़ कितना भी रट के चल जाऊँ वहाँ पे कुछ काम नहीं आता। ट्रू, ये ट्रू। चीज़ पहली एसएसबी से सीखी थी मैंने। हाँ। कुछ भी कितना भी प्रिपरेशन रट के चल जाऊँ वहाँ पे कुछ काम नहीं आता। वो धुरंधर है अपनी फील्ड में एसएसएस। तो वही है कि आप जो एसआरटी है वहाँ पे आपसे सुपर ह्यूमन सॉल्यूशन नहीं माँगा है। आपसे हम्म। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस माँगे जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। और हम्म। वो है कि वहाँ पे एसआरटी उसमें बहुत लंबे-लंबे सॉल्यूशंस नहीं लिखने हैं। अगर आप हम्म। एक ही सॉल्यूशंस के 4 लाइन में लिखने लग जाओगे तो बाकी एसआरटीज़ नहीं होंगी। वहाँ पे हम्म। एक फ्रेज़ पे फटाफट लिख के कॉमा करके जो भी आपके स्टेप्स हैं, उनको लिखते जाओ। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से वैट, एसआरटी, टैट, टैट आप देख ही रहते, ये कह रहा था। अब एक्चुअल में हम क्लास के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते तो आई यूज्ड टू गिव 3 मिनट्स 30 सेकंड्स, और इसने तो और भी कैपेबिलिटी कर ली थी, ये 3 मिनट 10 सेकंड से लेके 3 मिनट 15 सेकंड में लिख रहा था। अगर आपका ये आधा आधा मिनट बचेगा तो इवेंचुअली लास्ट में आपके पास 6 से 7 मिनट बच जाते हैं टैट में, जिसमें अगर आपका कुछ छूट गया है या आप देखना चाहते हो कहानी को अपनी दोबारा, तो उसको भी करेक्ट कर सकते हो। तो यही एडवांटेज लक्षित को भी रही। तो लक्षित, इंटरव्यू कितनी देर का चला? सर इंटरव्यू अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर का ही चला था। हम्म। प्रेसिडेंट ने लिया था इस बार मेरा इंटरव्यू। तो हाँ। इंटरव्यू अच्छा था, मतलब 1 घंटे के आसपास चला था।
और इंटरव्यू के दौरान कोई मतलब तुम्हें लगा कोई स्ट्रेस पॉइंट्स थे कि इट वाज इजी, मतलब कि इतना तुमने सॉलिड लेके इंट्रोस्पेक्शन कर लिया था कि वही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे वही आए 70-80% की कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी था? सर ज्यादातर वही थे, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा बस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े पूछे, वो मेरे को उस टाइम पे आए नहीं, तो वहां पे मेरे को थोड़ा स्ट्रेस आया। बट अगर पर्सनल क्वेश्चंस पूछे या पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो, जितना मुझे याद है, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो मैं सोच के नहीं गया हो। कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन सोच रखे थे, और जो जैसे इस बार आपने बताया कि जो चीज तुम कर रहे हो उसमें पूरा डीपली एनालाइज करो, उसमें डीपली स्टडी करो, तो वो सब मैं करके गया था। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा, आर्म फोर्सेस में क्या हुआ, पिछली बार एसएसबी में क्या हुआ, क्या डिफरेंसेस है, मतलब पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे। कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे थे तो मुझे नहीं आया, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा स्ट्रेस आया था, बट वो भी आ गए थे और कुछ नहीं भी आए थे। ठीक है, अभी जैसे कि ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं तुमसे कि जब तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू के दौरान वॉज जैसे तुम मैथ्स के क्वेश्चन पे अटक गए या फिर उन क्वेश्चंस पे नर्वसनेस हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ही होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं या कुछ गलत आंसर करते हैं और वो फिर पूरा उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बट क्लास में हम बोलते थे कि अगर कोई तुमने गलती करी है, गलती को या तो एक्सेप्ट करो या फिर जो मिस्टेक हो गई है उसको छोड़ के फिर अगले सवाल पे बढ़ो। तो जब तुम्हारे पास इस बार मैथ्स की प्रॉब्लम आई, डिड इट अफेक्ट द एंटायर इंटरव्यू कि वो मोमेंट पास हो गया फिर अगले क्वेश्चन पे चले गए? नहीं सर, वो पास हो गया, मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा था मेरे को पता नहीं था, तो पहले तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे नहीं आया, तो मैंने एक बार के लिए बोल ही दिया सर आई डोंट नो क्वेश्चन, मतलब मुझे नहीं आता। तो फिर उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा तसल्ली से ढंग से बोला, तो एक दो क्वेश्चन पूछे थे तो एक आ गया, और दूसरा था वो मुझे नहीं आया, तो मैंने फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मुझे नहीं आ रहा, अ, मतलब मुझे नहीं आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए थे। मतलब सोचना नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको लेके बैठे मत रहो, जो नहीं आता, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, अभी जैसे पीआईक्यू एसडीटी एनालिसिस तुमने देखा है कि हमने 2021 में मैंने बहुत करे, अभी भी हर महीने 5-6 थे जो हम ये पीआईक्यू एसडीटी एनालिसिस में करता हूँ। तुमने इन ये सेशंस देखे थे, डिड इट हेल्प यू? बिकॉज जरूरी नहीं है तुम्हारा पीआईक्यू, बट हम दूसरों सबके करते थे, उससे हेल्प मिली? हाँ सर, हेल्प तो मिलती है, मतलब जैसे कहाँ पे क्या-क्या नहीं लिखना है, क्या लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे एसडी में कई बार कहते थे कि एडजेक्टिव ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। हाँ, एक आधा चलता है, बट बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करने हैं। करेक्ट। और हाँ, कई चीज़ों को, जैसे अगर आपके वीक पॉइंट है उनको बहुत ब्लंटली नहीं लिखना है। जैसे एंग्री वर्ड है तो आपने कई बार हमको बोला कि ऐसे एग्रेसिव वर्ड्स डायरेक्टली नहीं लिखने, उनको शुगर कोटेड लैंग्वेजेस में लिखना है। तो ये चीज़ें हेल्प तो करती है सर। और पीआईक्यू में जैसे आपने बताया कि पीआईक्यू कैसे ब्रेक डाउन करना है, एक चीज़ से क्या-क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो वो चीज़ें सर हेल्प करती है। उसी से मतलब एक एक ओ ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुमसे पर्सनली पूछ रहा हूं मैं कि जैसे तुमने मेंशन करा कि योर फादर इज अ बार्बर। अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ लक्षित, जिनके पेरेंट्स जैसे काफी सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आएंगे, कुछ मीडियम से आएंगे, कुछ लोअर से आएंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटलिज्म एंड मनी। तो वो ना डरे और सहमे रहते हैं यार। हम जैसे कि एक स्टूडेंट मुझे मिला था जिसके फादर रिक्शा पुलर थे, ठीक है, एंड ही वाज नॉट श्योर कि सर मेरे को कोचिंग, उसको कोचिंग सेंटर ने बोल दिया था कि तुम ना ये बताना मत कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। एंड एक्चुअली if your father is struggling और वो तुमको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, this is a fact which has to be told in the SSB because it is your struggle। कितनी स्ट्रगल के बाद आपके जो माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो ये जो जो बच्चे डरते हैं, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, इनको तुम क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज यू योरसेल्फ हैव बीन फेसिंग इट एंड यू क्लियर्ड इट। सर ये चीज़ जो आपने बोली कि हेजिटेट करते हैं, ये सर होता है। स्टार्टिंग में करेक्ट। जैसे मैंने पहले एसएसबी में बताया, पहले एसएसबी में सर बहुत न मतलब मैं नर्वस ही था। कैजुअली गया था, ओवर कॉन्फिडेंट होके गया था। वहाँ कॉम्पिटिशन देखा, अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे वो देखे, वहाँ जाके नर्वसनेस हो गई। तो ये चीज़ सर रहती है। जैसे मेरा पहला जो इंटरव्यू था, उसमें मेरे इंटरव्यूअर ने बार-बार पूछ रहा था वो कि तुम्हारे अभी जैसे मैं कोविड के दौरान गया था 2020 में। तो मुझे मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था उसने कई बार मुझे पूछा कि आपको अभी आपके फादर बार्बर हैं तो आपको दिक्कत आती होगी, करेक्ट। फाइनेंशियली दिक्कत आती होगी। बट उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया, मैं बार-बार कवर अप करता गया कि नहीं सर सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, सब सही चल रहा है। तो फिर जब आपका कोर्स देखा उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार जो अपना जो अपना मुश्किल पॉइंट है उसी को अपन स्ट्रेंथ की तरह यूज़ ले सकते हैं, कि मैं हाँ, इस जीतू बैकग्राउंड से होते हुए लक्ष्य भी। थोड़ा सा रोकूंगा। वो जीतू भैया की लाइन याद है कि ये तुम्हारा सत्य है। हाँ सर, ये तुम्हारा सत्य है। करेक्ट। सर सत्य को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप एब्सोल्युटली। कंफर्टेबल हो जाते हो ना,
जैसे मेन चीज अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि सामने वाला क्या पूछ रहा है या सामने वाला एब्सोल्युटली, क्या जज करेगा। तो ये चीज तो रहती है। तो और वो सर स्ट्रेंथ यही बन है सर जाती है, मेरे फिर साथ। वही चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ सर, वही मोटिवेशन बन जाता है कि आज मेरी कंडीशन बेकार है तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, इसी चीज को एब्सोल्युटली। अपना मोटिवेशन बना लो। और मुझे लगता है इंटरव्यू और ऑफिसर को जब दिखता है कि ये एक्सेप्टेंस आ गया है इसके अंदर एंड ही इज फाइटिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस, आई थिंक वो भी बहुत पुश मिलता है एसएसबी के दौरान, दैट द बॉय और द गर्ल ही इज फाइटिंग हिज वे टू जॉइन द फोर्सेस। हाँ सर, ये होता है और सर मेरे साथ तो हुआ भी था एक्चुअली। जैसे मैं अभी तो अजमेर में रह रहा हूँ 2018 से। मैंने जो मेरी क्लास 10 तक स्कूलिंग है वो कुचामन सिटी में करी है। तो कुचामन सर मतलब थोड़ा रूरल बैकग्राउंड टाइप का। और वहाँ पे जब मैंने बताया कि मेरा 6-7 से मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। तो वहाँ पे जब मैंने बोला था कि मैं बड़ा होके एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता हूँ या अफसर बनना चाहता हूँ, तो मुझे कई बार सुनने को मिलता था कि तू नाई का बेटा है, अफसर नहीं बन सकता, नाई का बेटा नहीं बनेगा। तो उस टाइम तो सर कई बार हिट करता था बिकॉज़ छोटा ही था। बट आज मुझे लगता है मतलब जो लोग हँसते थे ना, आज वही लोग गाइडेंस लेते हैं, आज वही लोग True, पूछते true, हैं। true. What a wonderful line, Lakshit. मतलब, you just made my not day my year by saying this line. यही वो कहानियां हैं जो मुझे लगता है भारत के हर कोने में जानी चाहिए, जो लक्षित की कहानी। और उसने सिर्फ बोला नहीं है, he has proved कि जब लक्षित को बोला आता होगा उसको बुरा लगता होगा। लक्षित, you must have felt bad, बुरा ही लगता होगा जब ऐसे कोई बोलता सर होगा। बहुत बुरा लगता था उन दिनों। उन हाँ, दिनों तो सर बहुत बुरा लगता था बिकॉज़ अब मेरे फादर तो मेरे को शुरू से सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन। मतलब और हम्म, चीज़ों में भी सपोर्ट करते हैं। तो हम्म, एजुकेशन में कभी ये नहीं कहा कि तू ऐसा है तो मत पढ़ या यूँ। तो हम्म, मतलब जब लोग कहते थे ना कि तू ये नहीं कर सकता, कई बार होता था कि यार ये ऐसे क्यों कहते हैं, मतलब हम्म, फौज में तो सब जा सकते हैं। तो वो कहते थे कि इनकी सोच है, तू अपना हम्म, पढ़ाई कर, जिस दिन हम्म, रिजल्ट आएगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे। पर एग्जैक्टली वही होता है। और सर जिस दिन रिजल्ट आया ना, सब चुप हो गए। मतलब जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे कुचामन बुलाया गया, तो हम्म, सर वो एक्सपीरियंस मतलब मैं अभी तक वो भुला नहीं सकता। जब ये जो कॉलोनी के लोग जो अवॉइड करते थे ना, वही सब खुश हो गए कि हाँ लड़का फौज में जा रहा है। मतलब कुचामन का पहला लड़का एयरफोर्स में पायलट बनने जा रहा है। हम्म, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। बट हम्म। वो जो हैप्पीनेस मिलती है ना, खुशी मिलती है कि यार जो लोग हंसे हंसी उड़ाते थे, आज वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो फीलिंग एक अलग होती है। अरे मतलब जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, जिसको नहीं पता है, मेडिकल इशू हो गया लक्षित का। अ वेरी सिमिलर स्टोरी टू वरुण। तो वरुण भी एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ था, मेडिकल आउट हुआ था, एंड ही जस्ट जॉइंड द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन द जनवरी के एंड में। तो जब मेरी लक्षित से बात हो रही थी, आई एम 100% श्योर कि अभी एनडीए के तो इसके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, ही विल डेफिनेटली मेक टू द सीडीएस एंड सीएपीएफ। आई एम वेरी श्योर ही विल मेक इट टू द यूनिफॉर्म फोर्सेस, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है लक्षित। और इट इज नॉट माई कॉन्फिडेंस, इट इज द कॉन्फिडेंस कि तुमने यार जो ये स्ट्रगल करी है ना, ये मेहनत तुम कंटिन्यू करोगे बिकॉज उसकी आदत है। हाँ सर, अब तो आदत है। कई बार तो बुरा लगता है बिकॉज़ जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हमेशा, मतलब वो ऐसा ही नहीं रहता था कि मैं पढ़ नहीं सकता। प्रॉब्लम ये होती थी, रिसोर्सेज़ नहीं मिलते थे। जैसे कई बार बुक्स लानी तो उस टाइम उतने भी कई बार पैसे नहीं होते थे, तो कई बार डिले हो जाता था। आज बुक लानी है, वो 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद वो बुक आ रही है। तो उन दिनों टाइम खराब होता था। तो कभी-कभी तो बुरा लगता है, बट आज ये लगता है कि अगर एसएसबी निकाल लिया तो आगे भी कर लेंगे। तो अब ये है कि अभी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं, बिकॉज़ मैंने एक आरटीआई डाली थी तो उसका अभी मुझे सर सच में कुछ पता नहीं कि मेरा फौज में होगा नहीं नहीं नहीं, होगा। उस पर हमारा बट डिस्कशन एटलीस्ट हुआ था, ट्राई तो उसकी दूंगा। उसकी टेंशन मत ले तू। उस पर तो हमने डिस्कशन करा, मैं हो जाएगा। एंड गाइस, आई विल आल्सो टेल, लक्षित इज वेरी फैबुलस विद मैथ्स, with the GAT paper, and in some days he will be joining us because लक्षित से मेरी जब बात हुई तो लक्षित ने बोला, सर आई वांट टू वर्क आल्सो, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली आल्सो, एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग सीडीएस एग्जाम्स एंड ग्रेजुएशन। तो ही विल बी सून जॉइनिंग अस, मतलब अभी ये थोड़ा बिजी है, and he will come on the platform and teach मैथमेटिक्स। बाकी तो लक्षित की मर्जी है, वो कोई और सब्जेक्ट लेगा, बट मैथमेटिक्स उसको काफी पसंद है। एम आई राइट लक्षित? हाँ सर। यस ठीक सर। है। तो लक्षित एंड फिर सर अब थैंक यू बहुत फॉर सारे लोगों को गाइड कर पाएगा। हाँ, बोलो बोलो। एंड सर थैंक यू फॉर दैट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू मी। नो डेफिनेटली यार, मतलब तुम यार इतनी मेहनती हो, तुमको मैं नहीं देता अपॉर्चुनिटी तो कोई भी दे देगा। ठीक है, इट विल डेफिनेटली हैपन। तो अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, जीटीओ के। तो जीटीओ के बारे में बताओ, बाकी सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जीटीओ में जो तुमने पहले भी देखा था, इस बार नॉट आज सेम थे कि इस बार यू वर इट बिट डिफरेंट, की इन द सेंस कि तुम अब बोल सकते थे, कॉन्फिडेंट थे, जीडीज बहुत अच्छे गए, लेक्चरेट्स बहुत अच्छे गए, इतनी प्रैक्टिस करी हुई थी।
हाँ सर, जीडी लेक्चर मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा गया। जो आपने हमको बोला था कि फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे रखो, जो आएगा अपने आप होता जाएगा। तो सर वही करा था। जैसे आपने जो जैसे जीडी जो होता है वो बेसिक ज़्यादातर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर ही आता है। तो करंट अफेयर्स आपने जो सोर्सेज बताए थे, जैसे सनसेट टीवी बताया था, न्यूज़पेपर्स बताए थे, इंटरव्यूज बताए थे, तो हम वो फॉलो करता था मैं। आज तुम्हारा तो करंट इंटरव्यू अफेयर्स उसमें अच्छा से था। एक हो जाएगा। हाँ सर। करेक्ट। तो तो ये सोर्सेस फॉलो करते गए तो नॉलेज तो अच्छा था। इंग्लिश पे भी मैं साइड बाय साइड फोकस कर ही रहा था। न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मिरर स्पीकिंग, मिरर के सामने खड़ा होकर, तो इंग्लिश भी सही था। तो जीडी इस बार काफी अच्छा गए, अपने पॉइंट्स बोल पा रहा था। सबसे इम्पोर्टेंटली पॉइंट्स सबसे यूनिक बोल पा रहा था। और जो नॉलेज तो थी। और जैसे लेक्चरेट हुआ था, तो पिछली बार लेक्चरेट में बोल नहीं पाया था। और इस बार भी लेक्चरेट जैसे आए थे, 4 टॉपिक्स आते हैं। तो CAA आया था, एक वर्क फ्रॉम होम आया था, और बाकी तो भी ईज़ी थे। बट मुझे CAA चूज़ करा मैंने, जो सबसे टफेस्ट था उन चारों में से। और वो इसलिए था कि नॉलेज थी। और फिर जब मैं बोलने लगा तो फिर मैंने पहले CAA था तो पहले मैंने उसको पूरा बताया कि क्या एक्ट है, उसके क्या-क्या प्रोविजंस है, क्या-क्या उसमें होने जा रहा है। फिर जैसे आप हमको सिखाते थे चीज़ों को कनेक्ट करना, फिर मैंने CAA को उस टाइम रिसेंटली अफ़गानिस्तान और तालिबान से कनेक्ट करा। तो सर मतलब जो वंडरफुल। जीटीओ थे ना, वो नोट डाउन करते-करते पेन रख के सुनने लग गए मुझे ध्यान से। तो वंडरफुल। वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए। और क्योंकि जो मेरे ग्रुप के भी थे उन्होंने भी मतलब ऐसे एवरेज टॉपिक्स लिए थे, सोशल मीडिया, टेलीफोन, बून और मैन, इस टाइप के टॉपिक्स लिए थे। मेरा टॉपिक जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड था। तो मेरे जो जीटीओ थे वो पेन रख के मुझे सुनने लग गए ध्यान से। तो वो पॉइंट काफ़ी अच्छा था। और इस बार जैसे कंटेंट की कमी नहीं थी। 3 मिनट होने के बाद भी एब्रप्टली रुका मैं। ये नहीं हो गया था कि 3 मिनट हो गए। 3 मिनट के बाद भी मेरे पास पॉइंट्स थे। फिर वो बेल बज गई तो मैं रुक गया। तो यही है कि यार आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना, तो आपको परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अनअकैडमी पे एक मेजर जनरल एमपी सिंह सर हैं, तो उनकी स्पेशल क्लासेस में वो एक लाइन बोलते हैं दैट बी बिंदास, दम है तो क्या गम है। तो वो बात सही है। अगर आप में दम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में काबिलियत है तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते बनते रहेंगे। और करेक्ट। पीजीटी एचजीटी में वही जो हम कर रहे थे, तो कई बार गर्मी होती है, मतलब पॉइंट्स नहीं मिलते, एग्री जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ग्रुप वालों के मैच नहीं करते, तो होता है कई बार। तो उसमें वही जो जिसका सुनना था, मैं अगर मेरा को चांस मिला था मैं बोल रहा था। जैसा आपने बताया कि अगर कोई दूसरा अपना सॉल्यूशन दे रहा है और उसका सॉल्यूशन सही है, तो उसको सिर्फ अपनी ईगो के लिए काटना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है। एब्सोल्युटली। हाँ। तो ये तो ये चीज़ तो मैंने इस बार ध्यान रखी थी। जैसे कई बार जहाँ पे मुझे नहीं आइडियाज़ आ रहे थे, कोई दूसरा अगर आइडिया दे रहा था, तो मैं उसको वो फुल हार्टेडली सपोर्ट कर रहा था कि हाँ भाई तेरा आइडिया सही है, तू आइडिया लगा और अपन चलते हैं। अपना जैसे आपने बताया कि ये ग्रुप का टास्क है, तुम्हारे ग्रुप टास्क अकम्प्लिश होना चाहिए। अपना खुद के पर्सनल ईगो मत घुसो, तुम्हारा ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, दैट्स फाइन। तो ये चीज़ इस बार ये फोकस रखा। और बाकी सारे टास्क भी सर सही गए थे। बस एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़ा मेरा सही नहीं गया था, बिकॉज़ फिज़िकली मैं इतना फिट नहीं था उस टाइम भी, और मतलब अभी नहीं हूँ। तो मेरे सिर्फ 4 ही टास्क हुए थे, तो एक वो टास्क मेरा बेकार गया था, बट बाकी मेरे टास्क सारे सही गए थे। प्लीज नोट दैट इसने 4 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क करे हैं। तो आप में से काफी सारे, एक ये मिथ ये भी होता है कि अगर तुमने 6 के नीचे कर दिया तो तुम रिकमेंड नहीं हो सकते। तो आपके सामने लक्षित खुद बैठा हुआ है। दीज आर ऑल मिथ। ठीक है, कि 4 इसने खुद 4 करे थे। ठीक सर है। मेरी पिछले एसएसबी में एक कैंडिडेट था, उसने सिर्फ 3 टास्क करे थे एंड ही गॉट रिकमेंडेड। राइट तो राइट राइट, ये तो एसएसबी में सारे। सब हाँ। तो ये सब मिथ्स है कि ये करने पर ही रिकमेंड हो गए, ये करने पर रिकमेंड हो गए, या ऐसा नहीं करने पर आउट हो जाओगे। वहाँ पे ऐसा कुछ कुछ नहीं है। 10 करने वाले भी कई बार आउट हो जाते हैं। अरे वो मैंने वो देखा था, मतलब मैंने क्लासेस में बताया था कि वो जब कर लिए थे 10 के बाद उसने 3 रिपीट करे थे। वो मार्क्स लिखते हैं आकर, आज इतने नंबर बने जीटीओ में, साइक में इतने एडिशन करके वो अपने आप को पास कर देते हैं। दे बिकम एसेसर्स। ये तुम्हें एनडीए एंट्री में आते हैं, सीडीएस में तो मैंने बहुत देखे हैं। सर एनडीए एंट्री में ऐसे मतलब ध्यान नहीं दिया कभी, इतना कोई कर रहा है। बाकी हाँ। कुछ होते हैं एक आध नमूने जो बहुत दिन भर ही पढ़ते रहते हैं, दिन भर किसी से बात ही नहीं करते। तो वो तुम्हें वो मिले थे जो साइकोलॉजी के टेस्ट से रात रात को बैठ के वो चद्दर डाल के नोट्स पढ़ रहे थे। हाँ सर थे। तो थे ये ऐसे नमूने। कोई 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 फनी कैरेक्टर मिला था जो इंसिडेंट याद हो? सर फनी तो स्क्रीनिंग के टाइम पे ऐसे फनी इंसिडेंट तो बहुत हुए थे। स्क्रीनिंग के हम्म, टाइम पे एक हुआ था। हम्म, मतलब हमारा शायद जीडी हो गया था, हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हम्म, तो मैं बैठा था, मेरे सामने 2 कैंडिडेट्स बैठे थे। हम्म, उसमें से एक सैनिक स्कूल वाला था। हम्म, तो सैनिक स्कूल वाले बुरा मत मानना। हम्म, तो एक सैनिक स्कूल वाला बैठा था और एक कोई दूसरा बैठा था। हम्म, तो सैनिक स्कूल वाला अपनी बातें बता रहा था
कि भाई हम सैनिक स्कूल वाले, हमको ना एसएसबी की ट्रिक्स आती है, ट्रिक्स एंड टिप्स, हमको सब पता है एसएसबी में क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो सर अपनी जॉब फेंकने लगा। बोले भाई मेरा ना नीट दिया था मैंने, 720 में से मेरे 650 प्लस आए हैं। जेई में मेरे कुछ जेई में मेरे कुछ 90 प्लस कुछ परसेंटाइल आए हैं। फिर बोला भाई मैंने ना एनडी की प्रिपरेशन करी, मैंने खुद से ना 25 से 30 शॉर्ट ट्रिक्स बनाई। मैंने कहा भाई तो क्या बोल रहा है? तो मैंने कहा तेरे को खुद को सुनाई दे रहा है, तू बोल क्या रहा है? अभी ये तो अभी और बोला इसके आगे। कहता है मैंने ना 25 से 30 शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाई। और बोलो भाई इतनी मैथ्स मेरी अच्छी थी, मैं पेन उठाता तो सिर्फ ओएमआर भरने के लिए, मतलब देखे बिना क्वेश्चन सा। हाँ काफी सर। काफी लेजिट है। फिर अरे हाँ सर, वो उसको मतलब देख देख के इतनी हंसी आ रही थी। वो कह रहा है भाई इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर है ना, मैं बस पेन उठाता हूँ सिर्फ ओएमआर भरने के लिए। और मैंने कहा भाई तू क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन? मैंने कहा तो इंटीग्रेशन तू देख के करता था। मैंने कहा गजब। सही है सही फिर है। वो शुरू शुरू में जब वो बोलने लगा ना, हाँ, बोलो बोलो बोलो। मतलब जब शुरू शुरू में जब वो आया ना कि मेरे नीट में इतने थे, जेई में, वो थोड़ी हजम हो गई। हो सकता है कोई पीसीएमबी वाला बच्चा हो, ब्रिलियंट हो। उसके बाद जो उसने फेंकना चालू करी, मैंने कहा भाई ये बंदा अगर ये रिकमेंड हो गया ना, मेरा एसएसबी से विश्वास उठ जाएगा। वैसे वो लकीली स्क्रीन हुआ। नहीं हुआ सर, स्क्रीनिंग नहीं हुआ। काफी 700 में से 650 नंबर नीट में। और सर जेई में भी 90 प्लस परसेंट है। तो मतलब बायो, वो कह रहा था कि मैं बायो में भी अच्छा हूँ, मैथ्स में भी अच्छा हूँ। ऐसे ऐसे अजूबे तो आईआईएससी में ही होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में। सही है, काफी सही। पर और वो भी यार, वो वाला अच्छा था कि मैं पेन उठाता हूँ सिर्फ ओएमआर मार्क करने के लिए। अरे हाँ सर, उसने ये बोला था तो मतलब इतनी हंसी आ रही थी। मन ही मन मास्क पहन रखा था तो मास्क के अंदर में हंसे जा रहा था। और फिर कोइंसिडेंटली वो सैनिक स्कूल वाला जिस बंदे को वो बातें बता रहा था, वो मेरे ग्रुप में ही आया स्क्रीन इन होने के बाद में। तो कहता भाई वो बातें बता रहा था ना, एक बार के लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे ख्याल से उसकी फिर उसकी स्ट्रैटेजी यही थी, तुम सबको डिमोटिवेट कर देना और खुद सेलेक्ट हो जाना। सर ये चीज आपने हमको क्लासेस में बताई थी कि वहां पे हाँ ऐसे बंदे भी आएंगे जो हाँ दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे, जिनको हाँ। खुद को नहीं आता होगा वो दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे। तो प्लीज एक प्रिंसिपल है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ऊडा, अगर तुझे याद होगा, WODA, ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट, इंडियन आर्मी का बेसिकली मिलिट्री एक प्रिंसिपल है। तो आप ऑब्जर्व करिए, ओरिएंट करिए, डिसाइड करिए और एक्ट करिए, दो लोगों को देखिए और अपना मोराल दूसरों को देख के नहीं गिराना है। जैसे लक्षित ने बोला ही था, यू आर इन कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ टू बी, जो आप पहले कर रहे हो उससे और बेटर करो, नॉट विद अदर्स कि उसको देखकर जज करने लग जाओ। नहीं तो ऐसे तो बेवकूफ बनाने वाले बहुत आएंगे। लक्षित पीआईक्यू का जब फॉर्म भर रहे थे तो एक दूसरे का कोई देख रहा था? बहुत सारे होते हैं ना भाई, तेरी हॉबी क्या है, कि तुम्हारे टाइम पे सही था। सर सर इतना ध्यान नहीं दिया इस बार एक्चुअली पीआईक्यू में। वो जो ऑफिसर था वो फटाफट फटाफट इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो मैं पीछे छूट रहा था। तो इस बार मेरा फोकस वो भरने में था और एक दो जगह मेरी गलती भी हुई थी। तो इस बार पीआईक्यू पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई पूछ रहा कर रहा तो। और 19 वाले एसएसबी में 19 वाले में तो मैं खुद उन बंदों में से था जो पूछ रहे थे भाई क्या हो। ऑनेस्टली सर मैं मतलब मैंने है ना कोचिंग तो ले ली थी, बट हाँ कोचिंग में क्या उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। तो हाँ ऑनेस्टली कुछ पढ़ के नहीं गया था, ओवर कॉन्फिडेंट भी थोड़ा हो गया था मैं। हाँ। सर वो एक इंसिडेंट ये हुआ था, जैसे हम जिस इंस्टीट्यूट में थे तो वहाँ पे हमारा जीटीओ डे 1 था। तो जो पीजीटी के एचजीटी के जो टास्क होते हैं वो हमको करा रहे थे। तो एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर ये जो आप हमको टास्क करा रहे हो ये एसएसबी में सेम मिलेंगे क्या? तो उन्होंने कह दिया हाँ सेम मिलेंगे। अब सर ठीक है। फिर अब सर मैं सिविलियन बैकग्राउंड, मुझे फौज का कुछ पता नहीं। तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। उन्होंने बोला सेम मिलेंगे, मैं इस भरोसे हो गया कि हाँ भाई सेम मिलेंगे। तो मैंने सर उन ट्रेनिंग डेज में मैंने पूरे स्ट्रक्चर रट लिए, मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है सब कर लिया। और तो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तो जीटीओ में मतलब बिल्कुल सबसे शानदार कैंडिडेट मैं निकलूंगा। तो जीटीओ गए तो पहले पिछले एसएसबी में वैसे भी परफॉर्मेंस तो बेकार हो ही रही थी साइक और इंटरव्यू में। तो वैसे कॉन्फिडेंस लो था। जीटीओ में जैसे तैसे हिम्मत, मतलब जीटीओ में जाने से पहले सोच रखा था भाई जीटीओ में तो अपन आग लगा देंगे, अपन को सब पता है। अब मैं जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचा एक भी स्ट्रक्चर सेम नहीं। वहीं पे कॉन्फिडेंस डाउन, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन सर। तुमने मुझे बताया भी था कि एक दिन सर, जब एक दिन हम चैट कर रहे थे, यू टोल्ड सर कि जो सिविलियन बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको ज्यादा जल्दी मतलब जैसे कल मैं रात को क्या था,
I had a discussion with students for 4-5 hours. So we were discussing actually जो एनडीए के students हैं, they are in 10th, 11th, 12th, they are relatively innocent also. ठीक है, compared to the मतलब innocence in the sense कि उनको थोड़ी समझ कम होती है compared to graduate entry वाला, तो फिर भी समझदार दुनियादारी देखते हैं. तो मुझे लगता है 11वीं 12वीं के दुनियादारी, इनको ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है लक्षित. और पेरेंट्स अगर सिविलियन बैकग्राउंड के, तो उनको और भी ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं. हाँ सर, वो होता है बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, यूपीएससी का यूपीएससी का पेपर निकलना सिविलियन बैकग्राउंड में होती बड़ी बात है. और फिर जैसे मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो बहुत ऐसा लगता था मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, एनडीए का पेपर निकल गया बच्चे का. तो वो ये पेरेंट्स भी वो रहते हैं, टेंशन उनको रहती है कि यार किसको क्या करें कि एसएसबी में. तो 10 जनों से पूछते हैं जल्दी से जल्दी करियर सेट करा जाए. मिडिल क्लास फैमिली की सच्चाई है हमारी. तो अब 10 जने रहते हैं, तो 10 जने अपनी अलग अलग राय देते हैं कि कोचिंग भेजो, ये करो वो करो. तो वही लगता है कि जो बंदा कह रहा है, और अगर कोई बड़े ओहदे वाले बंदे ने ये चीज बोल दी, फिर तो उसकी बात सही है. मतलब बड़ा ऑफिसर बोला तो उसको तो पता ही होगा. तो ये चीज होती है. तो मैं ऐसे ही बातों बातों में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी मैंने. कोचिंग में मुझे लगता था कि हाँ यार अपन तो सब एक जैसे हैं. तो उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस ये थी, मेरे को लगता था कि मैं एसएसबी में भी कर लूंगा. बट असल एसएसबी में जाते जाते हुआ ही नहीं. वहां पे जो भी सोच के गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ असल एसएसबी में. वहां पर एक अलग ही बैटल थी. वहां पे एक अलग ही बैटल चलता है. और फर्स्ट एसएसबी से यही चीज समझ में नहीं कि यहाँ पर रट के कुछ नहीं हो सकता. रट के तो आप रिकमेंड हो ही नहीं सकते. करेक्ट. अब जैसे कि कॉन्फ्रेंस में कुछ क्वेश्चंस हुए थे कि इट वाज अ क्लीन कॉन्फ्रेंस. सर कॉन्फ्रेंस में वो क्वेश्चन वही हुए थे जैसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हुए थे कि पढ़ाई कैसे करी, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कैसे करा. तो जो मैंने इंटरव्यू में बोला था वही मैंने कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि सर मैंने जैसे पेपर के लिए ऐसे ऐसे तैयारी करी, एसएसबी के लिए मैंने अनअकैडमी से आपसे पढ़ा था. और जैसे जो फिजिकली मैं उस टाइम था तो मैं जिम जाता हूँ वगैरह वगैरह, रनिंग करता हूँ. तो फिर जो कॉन्फ्रेंस में जो जिन ऑफिसर ने मुझे पूछा तो वो खुद ही बोले दैट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर द एसएसबी. तो मैंने कहा यस सर. डेफिनेटली यू वर्कड हार्ड. तो कॉन्फ्रेंस तो छोटी छोटी डिस्कशन बहुत देर तक होता है. मेरे कॉन्फ्रेंस जाने से पहले मतलब बहुत देर तक डिस्कशन चल रहा था. तो मैं एक बार के लिए नर्वस हो गया था कि यार ये रिजेक्ट तो नहीं करेंगे फिर से. ठीक है. अब जैसे कि ये पूरा तुमने देखा, तुमने एक एग्जाम निकाला, तुम रिकमेंड भी हुए, और नाउ यू गॉट मेडिकली आउट. तो क्या एक स्टूडेंट को मेंटली भी इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि मेडिकली आउट भी हो सकते हैं, कि इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? कुछ क्योंकि काफी स्टूडेंट सोचते नहीं. नहीं यार, सोचना तो चाहिए. मेडिकली आउट अगर आप होते हो तो सर एक बार का बहुत बुरा लगता है. जिस दिन मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो जब मेरा आरएमबी तक पहुंचा था तो एक होप थी कि हो जाएगा. और एक्चुअली सर इस बार जो मेरा प्रिपरेशन होता ना, तो प्रॉब्लम्स तो थी बट मेरे साथ शुरू से ही रास्ते दिखते जा रहे थे. जहां जहां पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे कहीं ना कहीं से सपोर्ट मेरे पास आ रहा था. तो एक होप बन गई थी कि यार अपन एनडीए पहुंच जाएंगे. बट जब एनडीए में जब फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड में रिजेक्शन मिला तो उस टाइम बहुत बुरा लगा. मतलब कुछ दिन तो मैं भी खूब रोया, 3-4 दिन तक. ऐसा मतलब घर में इन्वायरमेंट ऐसा था, उदास सा घर में इन्वायरमेंट था. पापा भी बहुत रोए. तो सोच के तो चलो, अगर आपका पॉसिबल है, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन अलाउ करती है तो एक बार आप पहले मेडिकल करा लो. करेक्ट. किसी ऐसे ऑफिसर से जो रिटायर्ड वेटरन है, तो एक बार आप मेडिकल करा के ही जाओ. बिकॉज अगर वहां जाके अगर पता लगता है कि आप मेडिकल की वजह से नहीं जा पा रहे हो तो बहुत दुख होता है. खासकर लक्षित का पॉइंट मैं इसलिए बदलूंगा क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अब मेडिकल आपका चल रहा होता है तो उसकी जो सर्जरी का पीरियड होता है ना, रिकवरी का, वो 6 महीने या 8 महीने का होता है. तो अगर आप रेकमेंड हो जाओ, और मेडिकल में क्या होगा, आपको 35 डेज 45 डेज का जो पीरियड मिलता है, उसमें सर्जरी का पीरियड पूरा कवर हो नहीं पाएगा. तो अगर आपने पहले ही करा रखी है तो बाय द टाइम यू रीच मेडिकल वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा. मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ई संजीवनी करके है, जहां पर आप को फौजी डॉक्टर्स आपको देख सकते हैं. यू कैन गेट कनेक्ट विद देम, एंड देयर आर मेनी फौजी डॉक्टर्स इन द कंट्री वेयर यू कैन गेट कनेक्ट विद देम. और एक बार आप अपने आप को दिखा लीजिए. अगर आप फौजी बैकग्राउंड से तो बेस हॉस्पिटल में वगैरह दिखा सकते हैं, सो दैट आपके पास एक रिलेटिवली अच्छा आइडिया हो. और अगर आपको लगे कि कोई सर्जरी वगैरह है चीज जिसकी आगे जरूरत पड़ सकती है, तो आप पहले ही उससे करा ले, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस. ये आपको लक्षित बता रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है. एंड नाउ सिंस ही हैज लर्नड इट, by the time अब जब सीडीएस की एंट्री आएगी, he is already medically fit by now, but एनडीए का अटेम्प्ट जा चुका है. now we have to work for 3 more years. but I think लक्ष्य तुम सेकंड ईयर में तो आ गए हो. हाँ सर, सेकंड ईयर में आ गया हूँ. ठीक है. अब सेकंड ईयर से तैयारी है. आई थिंक नेक्स्ट ईयर का नवंबर का एग्जाम होगा, वो तो तुम देख सकते हो. हाँ सर. ठीक है. तो आई थिंक थर्ड ईयर में आ जाऊंगा. हाँ, तो बेसिकली 1 साल 2-3 महीने की लड़ाई और है. हाँ सर.
है ना, 1 साल 2-3 महीने की लड़ाई और है। तो लक्षित, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। तुमने इतने ब्रिलियंट पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस करे, अपनी जर्नी को शेयर करा। कुछ ऐसी बात तो तुम लास्ट में एस्पिरेंट्स को बोलना चाहोगे, फ्रेंड, फैमिलीज, एनीवन? सब एस्पिरेंट्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो गोल सेट कर रहे हो, तो पहले तो गोल अपना सोच समझ के सेट करो कि आपको क्या जाना है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने बोल दिया तो फौज में। फौज एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अगर आप दिल से जाते हो तो ही वहाँ पे पहुंच पाओगे, वरना आप या तो एसएसबी में निकल जाओगे या ट्रेनिंग तक होती ट्रेनिंग छोड़ के आ जाओगे। तो अपना गोल सेट करो और उसके पीछे लग जाओ। फिर चाहे से कोई आपको ताना मारे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कुछ भी हो जाए, आप कर लो, बस उसके ऊपर लग जाओ। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है, जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि ये क्या नाई का बेटा क्या अफसर बनेगा, ये क्या फौजी बनेगा। तो उस टाइम तो बुरा लगता था, बट लगे रहे कि नहीं यार करना है। 19 में कॉन्फ्रेंस आउट, फिर 20 में पेपर भी नहीं निकला और मोरल डाउन हुआ। बट फिर जैसे तैसे करके हिम्मत हिम्मत बांधी कि नहीं एक अटेम्प्ट और देते लास्ट अटेम्प्ट पे। 21 में दिया, लकीली एसएसबी भी निकल गया। मेडिकल आउट हो गया, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो मेरे हाथ में नहीं था। बट ये है कि अपना गोल बना के रखो और उस पर एफर्ट डाल दो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना, जो तुम्हारे अगेंस्ट में होंगे वो भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे। ये मैं खुद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर मैसेज जो आपको लक्षित ने दिया, और इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करूंगा, बिकॉज इट इज सच अ वंडरफुल मैसेज जो लक्षित ने दिया है हमको। गाइस, इफ यू वांट टू फॉलो मी फॉर वेरियस कोर्सेज ऑन एसएसबी सिक्योरिटी, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, डिफेंस एग्जाम्स के बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हम शौर्य और विवेक चैनल पे रन करते हैं, और इस तरीके के इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू लक्षित, एंड थैंक यू everyone for watching this video. Jai Hind everyone.